talk about the applications of gravitational force, क्या क्या applications है ये तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ. Planets सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. Yes, exactly, बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है. रात को जैसे जब मून निकलता है तो आप लोगों को आपने सुना होगा अक्सर मना किया जाता है कि भाई ओशन के क्लोज मत जाओ. क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर रात को यस हाई टाइड्स बनते हैं. वो हाई टाइड्स कैसे बने? मून ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया. तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो ओशन का वाटर है वो अट्रैक्ट होता है एंड हाई टाइड्स आर क्रिएटेड. राइट. तो ये कुछ एप्लीकेशंस है. अब एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं. मोशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूं, राइट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी होगी या जीरो होगी? क्या होता है? होती है. राइट. यस, एग्जैक्टली. जब हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं सो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट के पास होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाती है. करेक्ट. एंड जब हम ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे होते हैं उस कंडीशन में यस इनिशियल वेलोसिटी करेक्ट और फाइनल वेलोसिटी नीचे आते आते कुछ होती है. क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे भी मैंने आपको रीजन दिया था. यहां पर वेलोसिटी पहले कुछ है फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो गई. यस. अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है. आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, यानी कि यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना. ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंक रहे हो, सो यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. तो इसीलिए यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है और अल्टीमेटली जीरो हो जाती है. जबकि इस सिचुएशन में इनिशियली वेलोसिटी जीरो है. जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से नीचे आएगा. ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही जा रहा है, तो ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही है. तो इसी वजह से ये इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फाइनल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी. ठीक. अब ध्यान से सुनना. इस सिचुएशन को देखते हैं. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. अब ये ऑब्जेक्ट को जब रिलीज किया सो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो इस ऑब्जेक्ट ने जैसे जैसे नीचे आना शुरू करा तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया. और ये सब कुछ टाइम में हुआ. भाई ऊपर से अगर मैं मार्कर रिलीज करूं तो नीचे जाने में ये मार्कर 1-2 सेकंड का टाइम लेगा. सो जब वेलोसिटी कम से ज्यादा होती है क्या कहते हैं हम उसे? एक्सीलरेशन. एग्जैक्टली, वी कॉल इट एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो यहां पर जो वेलोसिटी है वो u से v बन रही है. u कम था जीरो, v ज्यादा हो गया. सो एक्सीलरेशन हुआ कुछ टाइम में. एंड सिंस ये जो एक्सीलरेशन हुआ ये किस वजह से हुआ? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. समझ आया? देखो
एक ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कम से ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा है, वहां पे हम सिंपल बोलेंगे दैट द ऑब्जेक्ट हैज एक्सीलरेशन। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ग्रेविटी की वजह से, तो उसे हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ वी टॉक्ड अबाउट acceleration due to gravity, that it is the acceleration which is produced in an object because of the gravity or the gravitational force of the earth. Let's now calculate its expression. Okay, suppose करिए ये अर्थ है, ठीक। अर्थ का मास है कैपिटल एम एंड अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऊपर था यहाँ पे, यहां से इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। एंड लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ठीक। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ एंड मास एम, दोनों के दोनों आर डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। सो इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? अब सिंस ये जो मास m का ऑब्जेक्ट है, जब इसको मैंने ऊपर से रिलीज किया और ये अर्थ के सरफेस पर आया, तो इस ऑब्जेक्ट में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा ग्रेविटी की वजह से, अभी जो मैं आपको पीछे पढ़ा रही थी। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट m मास में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, m इंटू ए, ठीक। अब ये जो एक्सीलरेशन है ये प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इस ए की जगह पर मैं इसको लिखूंगी स्मॉल जी। स्मॉल जी सिंबल होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है बेटा। ये स्टेप समझ आया? क्या किया है, अर्थ है, मास m का एक ऑब्जेक्ट है, दोनों को r डिस्टेंस अपार्ट रखा हुआ है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है Gmm बाय आर स्क्वायर। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा ग्रेविटी से, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो ग्रेविटी की है वो लग रही है, उसकी वजह से उसके अंदर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सो F इज इक्वल टू एम ए। अब ये एक्सीलरेशन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ है, इसलिए ए की जगह पर मैंने जी लिख दिया। G इज अ सिंबल ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? अब ये एक फॉर्मूला है फोर्स का, ये दूसरा फॉर्मूला है फोर्स का, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। F is 2 is equal to 1, so we can equate them. So what we get? mg is equal to Gmm by r square. So यहां से m और हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया, क्या फॉर्मूला बन गया? स्मॉल g इज इक्वल टू Gm बाय r स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला of acceleration due to gravity.
समझ आया? gm/r²। लास्ट वाले में देखो, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इन दोनों को मैं बराबर रख सकती हूँ एक दूसरे के, दोनों ही फोर्सेस है ना, दोनों को मैंने बराबर रख दिया, तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो बस यहां से स्मॉल g आ गया, कैपिटल G कैपिटल M बाय कैपिटल R²। ठीक, अब जरा इनकी वैल्यूज देखते हैं। कैपिटल G आपको पता है इसकी वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस, एंड ये यूनिवर्सली एक ही वैल्यू रहती है। कैपिटल M क्या था? कैपिटल M मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। आपको याद करनी है ये वैल्यूज, एग्जाम में गिवन नहीं होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ R ये होता है 6400 किलोमीटर्स, या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। सो ये सारी वैल्यूज को मैं इधर इस फॉर्मूला में पुट कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास? G इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज को यहां डाला, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब हम इस पूरे, नहीं करना, बस याद करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? यूनिट, बिकॉज आप एक्सीलरेशन निकाल रहे हो। यस, सो एक्सीलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये फिक्स रहेगी, ठीक है। अब यहां पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखो, ये जो वैल्यू है G की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस is the value which is only on the surface of the earth. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस पर है। अगर आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे चले जाओ या कुछ डेप्थ में चले जाओ तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। बट आप लोगों को अभी वो नहीं करना कि ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के साथ चेंज कैसे होती है, वो अगर आप 11th में साइंस लेते हो तब आप पढ़ोगे। बस आप इतना याद रखो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वैल्यू इज ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एज यू गो टू सम हाइट or you go into some depth, then this value 9.8 it will decrease, कम हो जाती है अगर आप अर्थ से कुछ हाइट पर चले जाओ या अर्थ में कुछ डेप्थ पर आ जाओ। So just remember this, that the value of acceleration due to gravity is fixed 9.8 only on the surface of the earth, but as we go to some height or we go in some depth inside the earth, the value of this acceleration due to gravity decreases. हमने कहा एक ऑब्जेक्ट जब कुछ हाइट से अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है एंड हेंस उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन जनरेट हो रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का
हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था gm/r²। यस, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर कैपिटल G, कैपिटल M और कैपिटल R की वैल्यूज पुट करी थी तो हमें स्मॉल g की वैल्यू मिल गई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों है? बिकॉज ये क्या है? एक्सीलरेशन। तो जो SI यूनिट एक्सीलरेशन की है वो इसी की होगी। अब इस चीज को समझो, ये जो हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे जाओगे या आप अर्थ में डीप डाउन कुछ डेप्थ पे जाओगे, मतलब अगर ये अर्थ है, राइट, इफ दिस इज द अर्थ एंड, या तो आप इस अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे चले जाओ या इस अर्थ के डेप्थ में आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ। दोनों ही केसेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कहीं पर कि अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर या कुछ डेप्थ पे जाते हो तो ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो जाएगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। नाउ सबको पता है दैट अर्थ, जो अर्थ है हमारी, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। हम बोलते तो हैं दैट प्लैनेट अर्थ इज अ स्फेयर, बट अर्थ प्रॉपर स्फेयर नहीं है। अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स। पोल्स जो होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। पोल्स पर अर्थ फ्लैट है और यहां से फिर ये बल्ज आउट होती है, ठीक। तो इस वजह से जो आपका रेडियस है इक्वेटर का, वो रेडियस पोल के इक्वेटर से, पोल के रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, लगभग कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है। तो अर्थ, सिंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, it is flat at the poles, so the radius of earth at the equator is slightly more than the radius of the poles, ठीक। अब मेरे पास ये वैल्यू है g का, g is gm/r²। तो आप यहां से देख सकते हो कि ग्रेविटी अगर मैं इक्वेटर की निकालना चाहूं तो ये बनेगा ऐसा एक्सप्रेशन, और अगर पोल्स पे निकालें तो ये बनेगा इस तरीके से। भाई कैपिटल G और कैपिटल M तो सेम ही रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ वो तो बदल नहीं जाएगा। सो R के रिस्पेक्ट में हमारा
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया इक्वेटर पे और पोल्स पर। अब आप देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस इनवर्सली रिलेटेड है ना। रेडियस डिनोमिनेटर में है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी न्यूमरेटर में है। यानी कि अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा। करेक्ट। अब यहां पर अगर हम कंपेयर करें रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर ज्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल से, इसका मतलब ग्रेविटी एट पोल्स ज्यादा होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर से। समझ आई ये बात बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस इनवर्सली रिलेटेड हैं। आर अगर बढ़ेगा तो जी कम हो जाएगा, राइट? तो अगर आर ई ज्यादा है आर पी से, सो नेचुरली इक्वेटर पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगी एज कंपेयर टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम एक हाइट से रिलीज करें तो हमने कहा कि वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गेन करेगा और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। ठीक। अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है किसी हाइट से अर्थ सरफेस पर, ठीक, एंड फॉल करते वक्त अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम ये मान लें कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है, बाकी सारी की सारी फोर्सेस जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं उन्हें हम इग्नोर कर दें, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, राइट, या और कोई एक्सटर्नल फोर्स, हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं लग रहा। ठीक। तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिर रहा है और हम ये अज्यूम करें कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर है? So whenever an object falls towards the earth only under the action of gravity, then we say it is a condition of free fall. And जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी से नीचे आएगा तो हमने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square equals to 2as। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होता है तो ये सारी इक्वेशंस चेंज होकर ये बन जाती हैं, ए की जगह पे जी आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, समझ आया? ये इक्वेशंस तब बनेंगी जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है। ऊपर से नीचे आने का मतलब है ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में है, तो जी को आप प्लस लोगे। क्लियर? लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो उस कंडीशन में जी को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज आप उस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो कर रहे हो। समझ आया? ये जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको और समझ आता जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है
तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो स्मॉल जी आप प्लस लोगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो आपने ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो किया है, तो उस कंडीशन में आप स्मॉल जी को नेगेटिव लोगे।